पहुंचता है और बताता है कि उस रात को, जिस रात ये घटना हुई, उस रात को कोई उनके घर आया हुआ था। इसमें एक मुख्य आरोपी और भी था जिसके बारे में ये लोग नहीं बताते थे। बालाराम और जो दुलारी है, दुलारी के ऊपर सिलबट्टे से वार किया। अमूमन जो है एक लेडी है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है और उसके बाद अंदर जाते हैं तो देखते हैं 3-4 लोग वहाँ पर मृत पड़े हुए। शारीरिक संबंध बनता हुआ दुलारी ने देख लिया था। लोगों को लगा कि वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो बेहोश था। इसलिए 4 जो ये अंक हैं, इसको लेकर के मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। 4 महीने गनियारी कांड को भी हो गए हैं। क्राइम की दुनिया में ऐसे कई वारदात हैं जिस तक पुलिस पहुंच पाई है, कुछ ऐसे वारदात हैं जिस तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, कुछ ऐसे वारदात हैं जिस तक पुलिस पहुंचते पहुंचते रह जाती है और जिसकी फाइलें जो हैं दब कर रह जाती हैं। इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन इस तमाम कोर्ट से हम थोड़ा सा दूर हटते हैं और आपको एक मामला याद दिलाते हैं 4 महीने पहले का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आता है 6 मार्च 2024 में। 6 मार्च की रात को गनियारी के एक मकान में अचानक ऐसा क्या होता है कि दादी और पोती मृत पाए जाते हैं। सुबह जब उन्हीं के परिजन गाय बांधने के लिए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो दादी है वो पड़ी हुई है, पोती है वो पड़ी हुई है। इसके बाद पूरे गांव में मातम पसर जाता है। इसी के साथ साथ लोग बड़े डरावने वाली स्थिति में हो जाते हैं कि आखिर कौन हो सकता है, इस कांड का जो जिम्मेदार है वो कौन हो सकता है। ये कौन का सवाल 6 मार्च के उस रात होने वाली घटना के बाद 7 मार्च से शुरू होता है और अब तक ये कौन का सवाल चल रहा है, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं। पुलिस इस पर सिर्फ तहकीकात कर रही है। अब तक संदिग्ध जो आरोपी हैं उन तक पुलिस का पहुंच पाना अब तक तय नहीं हो पाया है। ये बताया जा रहा है कि जुलाई में पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। ये गनियारी कांड की बात है, नार्को टेस्ट तक बात आ गई। नार्को टेस्ट का जिक्र आया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, दुर्ग में ही एक ऐसी ही घटना हुई थी कुछ साल पहले, करीब 2020 में। आपको याद होगा, खुड़मुड़ा एक जगह है और खुड़मुड़ा का ये कांड बहुत ही चर्चित हुआ था। तमाम अखबारों की सुर्खियों में, तमाम न्यूज़ चैनलों में लगातार इस खबर को चलाया गया था, दिखाया गया था। खुड़मुड़ा में जो कांड हुआ था उसके बाद तमाम बड़े से बड़े नेता अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। स्पेशली वहां पर जाकर के टीम में जो है 5 टीमें गठित की गई थी जो वहां पर जाकर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ऐसा क्या हुआ था खुड़मुड़ा में, जिनके जहन में होगा, जिनको याद होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप उस जानकारी को रिकॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और आपको याद दिलाता हूँ कि आखिर 21 दिसंबर 2020 को एक घटना कैसे सामने आती है और उसमें भी 4 माह लग जाते हैं आरोपियों तक पहुंचने में। मतलब गनियारी के मामले में भी अब तक 4 महीने हो चुके हैं और खुड़मुड़ा जो कांड हुआ था उसमें भी 4 महीने बाद पुलिस जो है आरोपियों तक पहुंच पाई थी, लेकिन मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी। पूरा क्या मामला था आपको बताता हूँ। दरअसल 21 दिसंबर 2020 को एक घटना होती है और खुड़मुड़ा के गाँव में, जहाँ पर जब 1-2 लोग पहुँचते हैं उस गाँव में, उस घर में, तो पता चलता है कि वहाँ पर अमूमन जो है एक लेडी है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है और उसके बाद अंदर जाते हैं तो देखते हैं 3-4 लोग वहाँ पर मृत पड़े हुए हैं। लोग बड़े डरावने वाली स्थिति में आ जाते हैं और इन तमाम 4 लोगों के मृत पाए जाने में एक लड़का, एक बच्चा बचता है 11 साल का, नाम दुर्गेश, जो सही सलामत था। लेकिन जिसने उस रात को ही घटना को अपनी आँखों से देखा था तो वो घबराया हुआ था। और 11 मतलब साल का दुर्गेश जो है वो एक छोटा सा बच्चा जो बदहवास हो गया था, जो कुछ बताने की हालत में नहीं था। लेकिन आखिर ये पूरा मामला हुआ कैसे था, ये तो बात की बात, ये सिलसिलेवार ब्यौरा आया कैसे वो आपको बताता हूँ। सुबह सुबह करीब खुड़मुड़ा के उस घर में जब एक महिला और एक बच्चा वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि पूरा जो आंगन है लहूलुहान है, तो लोगों को बुलाते हैं, गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस के तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, फॉरेंसिक की टीम भी आ जाती है। लेकिन पुलिस लोकल पुलिसिंग करते हुए पुलिस वहाँ अंदर पहुँचती है तो देखती है कि एक महिला जो है वहाँ पर मृत पड़ी हुई है और पूरा आंगन जो है लहू से सना हुआ है। उसके बाद धीरे से और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक और महिला वहीं पर मृत पड़ी हुई है। अब तक ये सोचा जा रहा था कि 2 महिला जो पड़ी हुई हैं, हो सकता है इनके पतियों ने इन्हें मारकर यहाँ से फरार हो गए, क्योंकि उनके पति नहीं मिल रहे थे।
इसलिए पुलिस वहाँ पर खोजबीन कर रही थी और प्रथम दृष्टया ऐसा देखा जा रहा था कि हो सकता है कि इनके पति जो हैं ये यहाँ से फरार हो गए हों। लेकिन फॉरेंसिक की टीम आती है, जांच होती है, तो पता चलता है कि पानी की टंकी में एक और जो, क्योंकि जो क्लू वहाँ से होते हुए गया था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते तो जाहिर सी बात है अपने तौर तरीके से ही काम करेंगे। तो उन्होंने जब एक्सपर्ट के नज़रिए से देखते देखते वो गए तो उन्हें नज़र आया एक टंकी, पानी की टंकी में जाने के बाद देखा कि उन्होंने उसमें से एक आदमी जिसकी बॉडी है उसे कुछ लोगों ने निकाला। निकालने के बाद एक और बॉडी उसी टंकी से मिलती है, यानी कि कुल 4 लोग। ये 4 लोग कौन थे? अब ये 4 लोग एक ही परिवार के थे। बालाराम की पत्नी दुलारी और बालाराम का बेटा रोहित और रोहित की पत्नी कीर्तिन, इन चारों की बॉडी उस दिन उस घर में पाई गई थी। और इसीलिए खुड़मुड़ा में इस कांड को बड़े चर्चित ढंग से पेश किया गया था और बहुत चर्चा में आया था। लेकिन आखिर ये कांड किया किसने था? पुलिस इस पर जांच करने लगी, लगातार लोगों से पूछताछ करने लगी। घर में नहीं बल्कि घर से बाहर लोगों से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में तमाम सारी चीज़ें आई, तमाम सारी चीज़ें गई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। दुर्गेश जो था वो अस्पताल में था। अस्पताल में उसके रिकवरी का इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि उसे भी ढकेलने जैसी स्थिति हुई थी और जिसके सर पे चोट आई थी, तो वो चोट ठीक होने और उसके बदहवासी से वापस आने का इंतज़ार पुलिस कर रही थी कि आखिर पता तो चले। कुछ दिन के बाद दुर्गेश जो है अपने अवस्था में आता है, अपने बातचीत करने की अवस्था में आता है और बताता है कि उस रात को, जिस रात ये घटना हुई, उस रात को कोई उनके घर आया हुआ था, कोई उनके घर आकर रुका हुआ था और जिसका नाम भी रोहित था और रिश्ते में वो मौसा लगता था, तो रोहित मौसा सभी बोलते थे उसे। उस रात को वो रुका हुआ था। रुकने के बाद वहाँ पर वो उन लोगों के साथ रहा और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था, ऐसा बच्चे ने बताया। इस शक पे पुलिस ने तमाम जगह की देख परख की, पूछ परख की, गाँव वालों से पूछने के बाद पता चला कि हाँ, इनके घर लोगों का ऐसे कुछ लोग आते जाते थे, कुछ लोगों से इनके संपर्क थे। अब इसमें आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूँ। बालाराम जो है, बालाराम के 2 बच्चे हैं, एक रोहित और एक गंगाराम। रोहित ख़त्म हो चुका है, रोहित की पत्नी ख़त्म हो चुकी है और बालाराम की पत्नी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि बालाराम की इधर के 4 परिवार बालाराम के साथ ख़त्म हो चुके हैं। इधर के परिवार बचे हुए, यानी कि गंगाराम, उसकी पत्नी निर्मला, ये 2 लोग बचे हुए थे। पुलिस इनसे भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब घर परिवार का रोना धोना, तो कोई सेंसिटिव मैटर में उतना ज़्यादा घुसता भी नहीं है। लेकिन पुलिस का जो काम है वो तो होगा ही। अब पता किया जा रहा था कि ये रोहित मौसा कौन है। रोहित मौसा के बारे में पता करते करते पता चलता है कि पड़ोस के ही कुछ लोग भी हैं जो काफ़ी दिनों से कुछ अजीब तरह से हरकतें मतलब जिन्होंने कांड किया रहता है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनकी हरकतें जो हैं जाहिर सी बात है साफ़ तौर पर दिखने लगती है, बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। लेकिन शक के आधार पे किसी को एकदम से उठा लेना भी पुलिस के हिसाब से ठीक नहीं, इसलिए जांच को और बढ़ाया गया। 5 टीमें गठित की गई, बड़े से बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे। अधिकारियों ने चारों तरफ से घेराबंदी की और पूछताछ करना शुरू किया, क्योंकि वो जो है क्षेत्र जो था वीवीआईपी क्षेत्र था, मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर, और ऑलरेडी गृह मंत्री भी वहाँ पर आ चुके थे, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें थी। तमाम नेता और वहाँ पर आते थे, श्रद्धांजलि अर्पित करते थे और जाते थे, और सिर्फ एक दिलासा देते थे कि जल्द ही इनके आरोपियों को पकड़ा जाएगा। ऐसा करते करते 4 महीने बीतने लगे। 4 महीने बीत गए और 4 महीने के बाद ये पता चलता है कि इस पूरे मामले पर जो गंगाराम है, गंगाराम के साथ रोहित मौसा के साथ महाकाल नाम का एक शख्स और महाकाल नाम के साथ नरेश नाम का एक शख्स, जो आसपास के ही पड़ोस के थे। रोहित मौसा उनके घर में आना जाना अमूमन करता था। गंगाराम बालाराम का ही बेटा था। बाद में ये पता चला, रोहित मौसा को जब धरपकड़ की गई तो उसने बताया कि गंगाराम और तमाम सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। गंगाराम को उठाया गया, रोहित मौसा को उठाया गया और महाकाल को उठाया गया, नरेश को उठाया गया। इन चारों से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये सारी घटना को जो है इन्होंने अंजाम दिया है। पहले तो ये नानुकुर करते रहे, लेकिन इन्होंने बाद में सारी चीज़ों को बताया। लेकिन इसमें मुख्य आरोपी
कोई और भी था। ये 4 जो उठाए गए थे, ये 4 तो आरोपी थे, लेकिन इसमें एक मुख्य आरोपी और भी था, जिसके बारे में ये लोग नहीं बताते थे। काफ़ी दिन अब दुर्गेश के और ठीक होने का इंतज़ार किया जाता था। धीरे धीरे दुर्गेश अपने अवस्था में आ रहा था। धीरे धीरे हर वो चीज़ बताता था कि किस तरह रात में जब उसके पिताजी सोए हुए थे, उसी पिताजी के साथ जो शख्स सोया हुआ था वो रात में उठता है। उठने के बाद उसके पिताजी पर वार करता है, गला घोंटकर उसे मार देता है। उसे मारने के बाद फिर वो जब आवाज़ आई तो बालाराम और उसकी पत्नी उठते हैं कि आखिर उसके बेटे रोहित के कमरे से कैसी आवाज़ आ रही। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन दोनों को चुप कराने के लिए उस शख्स ने उन पे भी वार किया। बालाराम और जो दुलारी है, दुलारी के ऊपर सिलबट्टे से वार किया ताकि वो बेहोश हो जाए। बेहोश के होते तक इतना मारा कि वो वहीं पर ख़त्म हो गई। चीख सुनते ही बहू जो है, जो रोहित की पत्नी है कीर्तिन बाई, वो दौड़ के आई। उसे चुप कराने के लिए भी उसे आंगन में मारा और आंगन में मार के ही उसे छोड़ दिया और वहाँ से फरार हो गए। ये सारी घटना हुई थी। इन तमाम घटना को कबूल करने के बाद इसके पीछे की सरगना कौन था, ये बारे में जानकारी नहीं हो पा रही थी। अब ये तो तय हो गया कि इन चारों ने मारा है, लेकिन क्यों मारा था? तो क्यों की जानकारी को लेकर के भी ये लोग ना नुकुर करते थे, कोई चीज़ को ढंग से बताते नहीं थे। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा पूछ परख की जा रही थी। मतलब घर के ही, परिवार के ही लोग इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी निकले। पूछ परख की जा रही थी, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और उसके बाद आया नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, क्योंकि उस दिन नार्को टेस्ट 4 का नहीं बल्कि एक और शख्स का हुआ था। वो थी महिला, वो थी गंगाराम की पत्नी, वो थी मृतक बालाराम की बहू। अब बहू जो थी निर्मला, वही मेन सरगना थी। लोगों को लगा कि ये मेन सरगना कैसे हो सकती है, तो उसका कारण था। निर्मला जो थी, निर्मला और रोहित मौसा, जैसे मैंने शख्स का नाम बताया था, निर्मला और रोहित, इस किरदार में 2 रोहित हैं। एक रोहित जो बालाराम का बेटा है, दूसरा रोहित जो उसके घर आना जाना करता है, पारिवारिक रूप से मौसा जिसे बोलते हैं। गंगाराम की पत्नी निर्मला और रोहित मौसा का शारीरिक संबंध बनता हुआ दुलारी ने देख लिया था। दुलारी यानी कि जो गंगाराम है उसकी माँ ने। दुलारी बार बार कहती थी कि वो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसे बता देंगे अपने घर वालों को, और इसी चीज़ से खुन्नस खाए बैठी निर्मला ने प्लान बनाया और सबसे पहले अपने पति को रोहित मौसा से मिलवाया। अब जिससे वो शारीरिक संबंध बना रही है उसी को अपने पति से मिलवा देती हैं, दोस्ती करवा देती हैं। अब आप भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर कैसे दोस्ती करवा दी, क्या कारण, कैसे दोस्ती करवाई होगी। तो दोस्ती 4 एकड़ ज़मीन को लेकर के करवाई गई थी। प्लानिंग 4 एकड़ ज़मीन को लेकर के हुई थी। मतलब आप सोचिए कि शारीरिक संबंध के बारे में सास को पता चल गया तो उसने कहा कि वो परिवार को बता देंगी, तो बहू ने प्लान बनाया और बहू ने अपने प्रेमी के साथ पति को जोड़ दिया और पति के साथ 2 और पड़ोसियों को जोड़ करके इस घटना को अंजाम दिया। प्लानिंग पूरी तरह से निर्मला की तरफ से थी और इस प्लानिंग को पूरी तरह से उकेर रहे थे, इस पर काम कर रहे थे बाकी के 4। इन पूरे मामले में 4 एकड़ ज़मीन का भी मसला था। 4 एकड़ ज़मीन का क्या था? क्योंकि कोई पत्नी अपने प्रेमी को अपने पति से मिलवाए और अपने ही सास ससुर को मरवा दे, और वो पति जिसके माँ बाप हैं वो उसे मार भी दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मिलवाया किस तरह गया था? निर्मला ने रोहित, अपने प्रेमी रोहित को अपने पति गंगाराम से ऐसे मिलवाया था कि 4 एकड़ ज़मीन है, जिसे दूसरा जो रोहित, जो मृतक रोहित है और उसके पिता बालाराम, ये लोग हड़प के रखे हैं। इन लोग वहाँ पर सब्जी भाजी बोते हैं और इसमें से ज़मीन नहीं देते हैं। गंगाराम का कहना था कि मुझे भी उसमें से ज़मीन चाहिए, उसमें से रास्ता चाहिए, लेकिन बालाराम बिल्कुल इस पर हामी नहीं भरते थे। बस यही मामला था और इसी मामले को लेकर के ये प्लान बनता है और 4 एकड़ की, महज 4 एकड़ की ज़मीन को लेकर के ये पूरा प्लान बना और 4 महीने तक ये पूरा मांझरा होता रहा। 4 महीने के बाद धीरे धीरे जो है परतें खुलती गई और पूरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला इसलिए बताया गया क्योंकि खुड़मुड़ा का चर्चित मामला था। जाहिर सी बात है, आप नेट पे भी जाते तो आपको बहुत आसानी से मिल जाता। लेकिन गनियारी का जो कांड है, ये जब से आया है तब से लगातार खुड़मुड़ा के कांड को रिकॉल किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। हर बार लोग खुड़मुड़ा का कांड याद कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में भी लोग खुड़मुड़ा के कांड को याद करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि वो कहानी बताई जाए कि कैसे एक बहू ने अपने सास ससुर देवर देवरानी को मारने के लिए एक ऐसी प्लानिंग बनाई और 4 लोगों को अपने साथ रखा, जिसमें से एक उसका पति, एक प्रेमी, 2 पड़ोसी। और उसके बाद उन लोगों ने
किस तरह से बाकी के परिवार वालों को मारने की कोशिश की, लेकिन इसमें बच गया 11 साल का बच्चा, जिसके सर पे मारी गई थी चोट, जिसे दीवार की तरफ ढकेला गया था। वो बेहोश हो गया था। लोगों को लगा कि वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो बेहोश था। जब से वो अपनी सही स्थिति में आया, उसने सारी चीज़ें बता दी और उसी के आधार पे पुलिस जो है जांच करते करते उन तमाम आरोपियों तक पहुंचती है। तो परिवार के लोगों ने ही परिवार का किस तरह से लहू बहाया और ख़त्म कर दिया। ये भी एक घटना थी खुड़मुड़ा की। और 4 महीने इसमें भी थे, 4 महीने उसमें भी थे। 4 एकड़ महज ज़मीन की बात थी, इसलिए 4 जो ये अंक हैं इसको लेकर के मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। 4 महीने गनियारी कांड को भी हो गए हैं। अब देखते हैं जुलाई में जब पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या कुछ होता है। अगर कुछ नहीं हो पाया तो नार्को टेस्ट होगा, और नार्को टेस्ट में सारी चीज़ें सही सही साबित हो ही जाएंगी कि आखिर राजवती साहू जो दादी है और सविता साहू जो पोती है, इन दोनों का कातिल कौन है। इसी के साथ विदा लेते हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे। इस मामले को लेकर लगातार जो अपडेट रहेंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।